हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास 11th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का ये लेक्चर है, जिसमें हमारा आज टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोजन के नियम हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? आप जानते हैं कि पदार्थ निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है परमाणु है, और परमाणुओं के संयोजन से अणु बनता है। और जो आप ये जानते हैं कि कई तत्व आपस में मिलकर यौगिक आदि बनाते हैं। अब रही बात कि क्या ये अभिक्रियाएं जो है हमारे साइंस से बाहर है? तो नहीं है। हमारे जो साइंस है, जो रसायन है, उसके मूलभूत नियमों के आधार पर ये अभिक्रियाएं होती है, जिसका हम पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक संयोजन, हमारे रसायन शास्त्रियों ने रासायनिक संयोजन के कुछ मूलभूत और महत्वपूर्ण 5 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि परमाणु कैसे अणु बनाते हैं, तत्व कैसे यौगिक बनाते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट जब हम अध्ययन करेंगे तो ये बातें टोटली क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आप वीडियो क्लास पर क्या है फोकस करे रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद नहीं होगा। तो रासायनिक संयोजन या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये इसके 5 नियम हैं, जिसमें है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट, और या उसके बाद तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इसको तुल्यांक के नियम से भी जाना जाता है, और गैलू-सॉक का गैस आयतन संबंधी नियम है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे नियमों को एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। जो जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इन 5 नियमों को हम 5 वीडियो में कवर करेंगे। आप गौर से देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो देखते जाइएगा, गौर से देखते जाइएगा, इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कह रहा है? इसको पदार्थ के अविनाशिता के नियम से भी जाना जाता है। पदार्थ के अविनाशिता का नियम, अविनाशिता का आशय ही है कि पदार्थ कभी, जो द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस जो शब्द है, इससे यही बात क्लियर होती है। तो देखिएगा क्या कहता है। 1789 में जो है ना, लेवोजियर नाम के रसायन शास्त्री ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, अर्थात अभिकारक हैं, तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद मतलब परिवर्तन के पश्चात जो प्रोडक्ट बने हैं, उनका जो कुल द्रव्यमान है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान का क्षरण नहीं होता है। जो द्रव्यमान अभिकारक के रूप में लिया गया है, उतने ही द्रव्यमान को हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो जब इन बातों को हम समीक्षा कर लेते हैं, तब इस आधार पर लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया। और उन्होंने क्या कहा कि सभी भौतिक रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका क्या है, रूप बदलता है या अवस्थाएं बदल जाती है। यहीं से बात क्लियर हो जाता है कि द्रव्यमान जो प्रकृति में है सो है, न नया द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, न द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, बस उसकी अवस्थाएं परिवर्तन हो सकती है। इसके संबंध में बहुत सारे प्रयोग हैं, या आप आने वाले जो मतलब आप जो प्रॉपर दिनचर्या है उसमें कई ऐसे चीज़ आप देखते होंगे, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते होंगे। जैसे एक मान लीजिए, एक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। आप गौर से देखिएगा कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती के जलने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सर आपने लिखा है कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो जब मोमबत्ती जल गया तो उसका द्रव्यमान कहाँ गया? आप तो देखते हैं कि जब मोमबत्ती जलाते हैं तो टोटली क्या होता है, मोमबत्ती क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आखिर वो गया कहाँ? तो आप जानते हैं जो पैराफिन है, मतलब पैराफिन वैक्स जो है, मोमबत्ती वही होते हैं, ठीक है, जिनका सामान्य सूत्र जो है
CnH2n+2 होता है। इस चीज़ को आप जानते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या उच्च अणु भार वाले होते हैं, लगभग 30 तक होते हैं, है ना। 15-20 से ऊपर 30 तक के जो एल्केन है वही क्या है, मोम है। ठीक है, अब क्या है, जब मोम जलता है, ठीक है, वैक्स जब जलता है तो कहाँ जाता है, तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि जब मोम जलता है तो क्या होता है। जब मोम जला है ना, जब जला तो यहाँ पास मान लीजिए कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, वाष्प बनता है। ठीक है, वाष्प बनता है, और क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल द्रव्यमान है, इन सब का टोटल द्रव्यमान क्या रहता है, बराबर रहता है, जो वायुमंडल में जाकर मिल जाता है। हम पहले भी कहे थे कि ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि उसके रूप बदल जाते हैं या अवस्थाएं बदल जाती है, पर द्रव्यमान वही का वही रहता है। तो आपका फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर जितना द्रव्यमान इसका है उतना ही द्रव्यमान इसका और इसका होगा, तो ये फिर कहाँ से आया। तो आपको मैं बता दूं कि ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जब आप पढ़ेंगे, आइंस्टाइन का समीकरण पढ़ेंगे, =mc², तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण संभव है। लेकिन इस अभिक्रिया में वो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, लेकिन इतना अत्यंत कम मात्रा में होता है जो मेजरिंग करने बराबर नहीं होता है। ये सिंपल रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का अत्यंत कम मात्रा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है, जिसका मापना संभव नहीं है या मापने योग्य नहीं रहता है। जबकि यही नाभिकीय ऊर्जा में, जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा द्रव्यमान का मात्रा जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वहाँ उसका मेजरिंग भी किया जा सकता है। तो ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम संबंधी ये मोमबत्ती का एक उदाहरण है, या उसके माध्यम से एक व्याख्या है। ठीक है, एक और हम इसका बहुत अच्छा व्याख्या देख लेते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा, वो व्याख्या है, चलिए इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, इसको भी मैं बोर्ड से हटा देता हूँ, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण संबंधी नियम को आप पढ़ लिए हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम संबंधी हम लेंडोल्ट का प्रयोग एक बार देख लेते हैं। लेंडोल्ट का प्रयोग क्या कहता है, तो लेंडोल्ट का प्रयोग देखिए क्या है। लेंडोल्ट का प्रयोग हम देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण संबंधी लेंडोल्ट का प्रयोग क्या है। हमारा अगला हेडिंग है द्रव्यमान संरक्षण संबंधी लेंडोल्ट का प्रयोग। लेंडोल्ट का प्रयोग, लेंडोल्ट ने आखिर किया क्या, इसको गौर से देखिएगा। लेंडोल्ट ने किया क्या कि लगभग ये 15 सालों तक विभिन्न प्रकार के जो केमिकल रिएक्टेंट हैं उनके ऊपर प्रयोग किया, और उनके प्रयोग ने द्रव्यमान संरक्षण नियमावली को काफ़ी प्रमाणित कर दिया। तो देखिए उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने क्या किया कि एच आकार का एक उपकरण का इस्तेमाल किया। कुछ इस प्रकार से उपकरण का उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, उन्होंने एच आकार के एक उपकरण का प्रयोग किया अपने पूरे प्रयोग में। गौर से देखिएगा, पूरी चीज़ें आपको एकदम आज के बाद द्रव्यमान संरक्षण संबंधी नियम आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक इस प्रकार का उन्होंने उपकरण लिया और किया क्या उन्होंने। ठीक है, उन्होंने किया क्या कि सबसे पहले ये दो, आप देख रहे हैं कि उपकरण एक है, लेकिन दो अलग अलग चेंबर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने किया कि एक में सोडियम क्लोराइड लिया। क्या लिया, सोडियम क्लोराइड जो है ना, उसका जलीय पार्ट को लिया, मतलब जल में मिला हुआ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसमें मिलाया उन्होंने। क्या मिलाया, सोडियम क्लोराइड मिलाया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे पार्ट में क्या किया उन्होंने, दूसरे पार्ट में क्या किया, गौर से देखिएगा कि एक पार्ट में उन्होंने क्या मिला लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl, और दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या मिला लिया, दूसरे पार्ट में उन्होंने मिलाया AgNO3। क्या मिलाया, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट उन्होंने मिलाया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब इस उपकरण में लेंडोल्ट ने इसको डाला, उसके बाद इसको उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड में जो सिल्वर नाइट्रेट क्या है, मिल जाएगा, सेक हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इसके दौरान देखा कि जब वो उल्टा कर दिया गया और दोनों अभिकारक एक दूसरे में मिल गए, तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट उनके सामने प्राप्त हुआ। कैसा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ कि जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन किया आपस में, NaCl3 ये एक्वस है, जल में है, विलायक के रूप में जल लिया गया है, और क्या है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी आपका जल में मिलाया हुआ है। ठीक है,
तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ AgCl का जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है ना, क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। उन्होंने पूरे प्रयोग में देखा कि अंततः इस उपकरण के तली में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के क्या हुए, अवक्षेप तली में जमने लगे और यहाँ पास क्या है, ये जो है आपका सोडियम नाइट्राइट यहाँ जल के साथ मौजूद है NaNO3, ठीक है। और उसके बाद देखा कि जब मिलाने से पहले जितना अभिकारकों का कुल द्रव्यमान था, मिलाने से पहले जितना अभिकारकों का कुल द्रव्यमान था, उसके बाद जो बना प्रोडक्ट उसका भी द्रव्यमान उतना ही पाया गया जितना कितना था, रिएक्टेंट का द्रव्यमान था, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट, इस अभिक्रिया में मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मतलब क्या है, NaCl प्लस जो है आपका AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ये किसके इक्वल पाया गया है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है किसके इक्वल पाया गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के। जो प्रोडक्ट में क्या है आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट में है आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl और क्या है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। जो टोटली लैंडोल्ट का प्रयोग ये सिद्ध कर देता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो बनने वाले पदार्थों के या उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता है। जो द्रव्यमान अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं उतने ही द्रव्यमान का प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। ऐसा कई जगह आप देख सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि रासायनिक संयोजन के नियम में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके बाद किसी भी प्रकार का आपको कोई भी इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन होगा। ओके, अब एक हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन लगाते हैं कि इस क्वेश्चन से हमको और क्लियर हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कैसे हर चीज़ को फॉलो करता है जो हमारे रसायन शास्त्रियों ने कहा है, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, इसके बाद इस वीडियो के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं और किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि ये आपका वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो हमारे अंसारी एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए इसको। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या है, देखिएगा है ना, कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर NTP पर, ठीक है, NTP पर 5.6 लीटर CO2 प्राप्त होता है। क्या होता है, CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि NTP पर 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड शेष बचा रहता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं। तो इन आंकड़ों की सहायता से बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप जब देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पास आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन ने ऐसा कह रखा है। और इसका जो मात्रा लिया गया है वो 25 ग्राम लिया गया है और कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन पा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि 14 ग्राम बन पा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहा है कि 5.6 लीटर आपको प्राप्त हो रहा है, 5.6 लीटर प्राप्त हो रहा है।
यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल चीज है कि एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी और एसटीपी पर आप ध्यान देखेंगे कि एनटीपी पर किसी भी पदार्थ का एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट के अनुसार 1 मोल का आयतन जो है 22.4 लीटर लिया जाता है गैस का, लेकिन एनटीपी पर जो आयतन होता है 24 लीटर होता है। समझ रहे हैं बात को आप। लेकिन एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट के लिए 1 मोल गैस के लिए उसका आयतन जो है 22.4 लीटर लिया जाता है। ये 22.4 लीटर और 24 जो है वो टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण है। एक जगह 273 केल्विन लिया जाता है और दूसरी जगह 298 केल्विन लिया जाता है। इस वजह से 22.4 और 24 का कॉन्सेप्ट आता है। जब एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं 1 मोल एनटीपी पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना लिया जा रहा है? 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर इस फार्मूले से आता है, ध्यान रखिएगा, PV बराबर nRT से आता है। यहाँ पास ये V आ जाएगा, ये आ जाएगा nRT, और यहाँ पास ये क्या आ जाएगा? प्रेशर। ये वाला मोल 1 हो जाएगा, ये 0.082 1 हो जाएगा। ये आपका टेम्परेचर 273 केल्विन कर देंगे। प्रेशर को 1 वायुमंडल दाब रखेंगे तो ये जो आता है 22.4 लीटर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि 22.4 लीटर लेंगे तो आगे क्या होगा, गौर से देखिएगा कि जब यहाँ पास 22.4 लीटर ले लिए हैं, कितने के लिए? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना होता है? तो 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा देखेंगे कैसे लेंगे कि जो विलेय के रूप में जो भार लिया गया है, ठीक है, और बट्टे जो उसका अणु भार है, अगर दोनों बराबर है तो 1 मोल है। तो मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो ये हो गया एटॉमिक मास कितना इसका हो जा रहा है? मॉलिक्यूलर मास 44। अब आप कितना मात्रा लेंगे, है ना, कितना मात्रा लेंगे? तो 44 लेंगे, तभी 44 से कट कर 1 मोल आएगा। तो 1 मोल के लिए 44 ग्राम मिनिमम होना जरूरी है एनटीपी पर 22.4 लीटर में। तब आप यहाँ पास देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम इजी हो जा रहा है कि इतने आयतन में उसका जो मात्रा है वो कितना है? 44 ग्राम है। तब आप यहाँ जो है एक एक नियम के जो आप प्राइमरी स्कूलों में जो क्वेश्चन लगाए हैं कुछ ऐसा आ जाएगा कि 22.6 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितनी है? 44 ग्राम है। तो 5.6 लीटर में कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 5.6 लीटर गुणे ये हो जाएगा 44 ग्राम बट्टे 22.4 लीटर। तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पूरे को हल करेंगे तो ये आ जाता है 11 ग्राम, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट था वो ये कितना था? 14 ग्राम। 5.6 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्राप्त हुआ है? 11 ग्राम। तो 11 ग्राम प्लस 14 ग्राम कितना हो जा रहा है? 25 ग्राम। और रिएक्टेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिए हैं? 25 ग्राम। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन आंकड़ों के सहायता से ये बात स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन इस अभिक्रिया में हो रहा है और सभी अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होता है। इससे संबंधित आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं उनको लगाइए, उनको सॉल्व कीजिए। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, सफलता आपको प्रैक्टिस से ही मिलना है, सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं मिलेगा। वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपको ही करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको लिए और ऐसे वीडियो हम उपलब्ध कराते रहें। रासायनिक संयोजन का जो दूसरा नियम है हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।